सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे 7 मिनट सीरीज मोशन एंड इट्स टाइप्स। मतलब ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है, जिसको हम लोग सिर्फ 7 मिनट में कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपने सारे ही इसके जो 3 आवर्स के लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे, तो सिर्फ 7 मिनट में आप इस सारे चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है मोशन और इट्स टाइप्स की। मतलब हम इसको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे, सो आपको ज़रा भी टेंशन नहीं होगी कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मोशन की। कोई भी चीज़ का मूव करना हम मोशन बोलते हैं। टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ मूव करी हो, जैसे कि मान लीजिए एक बॉल यहाँ से यहाँ चली गई, तो जब ये जा रही थी यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम बोलते हैं मोशन में है। जैसे कि एक मूविंग कार, रोलिंग बॉल, एक फ्लाइंग बर्ड्स, ये सारी चीज़ें क्या है, मोशन में, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, यहाँ पे 5 टाइप्स के मोशन होते हैं। रेक्टिलिनियर होता है, कर्विलियर होता है, पीरियोडिक होता है, ऑक्सिलेटरी होता है और रैंडम मोशन होता है। सबसे पहले बात आती है रेक्टिलिनियर की। जो भी मोशन सीधी लाइन फॉलो करती है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर। और जो कर्व में पाथ फॉलो करे, जैसे कि आपने किसी बॉल को फेंका, फुटबॉल को थ्रो किया, वो कर्व पाथ फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर। थर्ड आता है हमारा पीरियोडिक मोशन, यानी कि कोई एक पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि अभी एक 1 आवर हो जाएगा, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम जब कंप्लीट करता है तो फिर सेम प्लेस पे आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फिर बात आती है हमारी ऑक्सिलरेटरी मोशन की, जो कि एक प्लेस से स्टार्ट होके फिर दूसरे प्लेस पर जाता है। ठीक है, और ये सेम प्लेस को ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और लास्ट आता है हमारा रैंडम मोशन। रैंडम मोशन इट मीन्स ये मोशन किधर भी कर सकते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। तो इसके बाद आता है एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है, जैसे कि उसकी स्पीड कभी बढ़ती है, उसकी स्पीड कभी घटती है, या फिर उसकी स्पीड कभी ज़ीरो भी हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि किसी भी वस्तु की वेलोसिटी समय के साथ बदलती है। जैसे कि इस पेन को मैंने थ्रो किया, तो ये एक इक्वल मोशन में तो यहाँ पे नहीं गया इक्वल स्पीड में, इसकी स्पीड ना कहीं कहीं नहीं चेंज होती है। जैसे कि बॉल ड्रॉप कर दिए तो ऊपर धीरे चलती है, नीचे जाके तेज हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, और टी जो हमारा होता है वो टाइम होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इजी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। a इक्वल टू वी यू टी, यानी v मल्टीप्लाई बाई यू मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, ये इजी मेथड से आप याद कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक तो, कि एक कार की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब कितने टाइप्स की एक्सेलरेशन होती हैं, लगभग 3 टाइप की एक्सेलरेशन होती है। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी, यानी स्पीड में चेंज हो रही थी या वेलोसिटी में चेंज हो रही थी उसके, तो उस टाइम पे जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, वो 5 सेकेंड, हर सेकेंड में 5 मीटर या फिर 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही थी। ठीक है, तो ये एकदम इक्वल में, मतलब कि 10 था पहले, फिर 15 हुआ, फिर 20, तो 5 के डिफरेंस पे चेंज हो रही थी। ये यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि अभी तेज फिर धीरे, फिर तेज फिर धीरे, जैसे कि मूविंग पेन में होता है, ऊपर धीरे फिर नीचे तेज और तेज और तेज। निगेटिव एक्सेलरेशन में मान लीजिए जस्ट कोई गाड़ी थी, वो गाड़ी रुकी तो पीछे एक जर्क लगता है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जब कोई भी बाइक या गाड़ी रुकती है तो उसके पीछे जर्क लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शायद एग्जाम में आ जाए। सेकेंड आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको बताइए कि 3 टाइप्स के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जो कि एग्जाम में 100% आते हैं। सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता होगा v फाइनल है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। इसको निकालने के लिए सिंपल, अगर आपको सारी वैल्यू दी है, कोई एक वैल्यू नहीं दी है, तो वहाँ पे पुट करके आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी, आप एक बार कमेंट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस है, याद रखिए। ठीक है, इस यहाँ पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालने के लिए करेंगे इनिशियल स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है,
तो इस हिसाब से हमारा जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है वो आपको पता करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि हमें यहाँ बताना है कि जो हमारा क्या बोलते हैं टाइम निकालने के लिए यूज़ होता है। क्या निकालने के लिए यूज़ होता है? टाइम। अगर टाइम कहीं पूछता है और ये कुछ कुछ वैल्यू दी रहेगी इसमें से, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के टाइम निकालना रहता है। ठीक है, उसके बाद हम में कुछ ये आप लोग खुद देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। हम समझेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है और ये आपके 11th में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11 के प्रोस्पेक्टिव से। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो दो टाइप्स की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में इतना फ़र्क होता है कि वेक्टर जो है वो डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है, स्केलर डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता। स्केलर से नाम याद रखिए, स्केलर से स्केल आप नाम ये एज्यूम करिए कि स्केल है। स्केल क्यों होता है? मेजरमेंट के लिए होता है, बस ये मेज़र करने के लिए होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम लोग मेज़र करते हैं, ना कि वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम डायरेक्शन भी बताते हैं कि वो नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे कि ये 5 किलोमीटर है तो 5 क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम लोग ये बताते हैं कि मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? कोई भी डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं? स्केलर क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि हम सिर्फ इसे स्केल किए हैं, है कि नहीं? हमें इसका डायरेक्शन पता ही नहीं है। लेकिन वही वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे कि 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईस्ट, यानी कोई भी कार मूव कर रही थी, किधर कर रही थी? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कोई भी हवा, चाहे कोई भी चीज़ एक्सेलरेशन कर रही है। फोर्स का डायरेक्शन देखिए हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्यूब है, अगर हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि इस फोर्स जो है डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है, जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उधर ही वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, उसी तरह हमारा कोई भी डाउनवर्ड कोई भी चीज़ गिर गया, स्पेसिफिक अपने हाइट पे गिरा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, आपको डिफरेंस में जूम कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। तो ग्राफ फॉर स्केलर क्वांटिटी के लिए सिंपल ग्राफ बनती है, जैसे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। बट वहीं अगर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनती है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है ये आपको अच्छे से आ ही गया होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनती है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होती है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एडिशन देखिए, वेक्टर एडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्सन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो जो इसका डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट है उसको ये बोलते हैं, ये उसका रिजल्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये ए था, ये बी, ये ओ था, ए ओ पे गया, ओ बी पे गया, तो इसका जो रिजल्टेंट बना वो ए बी बना, यानी कि आर। सो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पूरी की पूरी एक पेज में हम कवर कर लेंगे और आपको सारी चीज़ें इतनी इजी क्लियर आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कोई भी मोशन जो कि एक्यूरेट हो रहा हो, यानी कि अगर 1 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है तो 2 मिनट में 120 चले, 3 मिनट में 180 चले, यानी कि मल्टीप्लाई होती जाए उसी रेशियो के हिसाब से, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म में चलिए, यूनिफॉर्म मोशन चलिए। जैसे कि जो आपकी मान लीजिए आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं, 1 मिनट में आप 10 किलोमीटर चले, तो 2 मिनट में 20 किलोमीटर चलें और 3 मिनट में 40 किलोमीटर चलें, ऐसे करके आप 10-10 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं हर सेकंड्स में, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि आप हमेशा सेम ही वो फॉलो कर रहे हैं, मोशन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, जैसे कि 1 मिनट में वो 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था, अगला ही 1 मिनट में वो क्या हो गया? 60 किलोमीटर
ट्रेवल कर लिया और फिर अगले ही मिनट में उसने 30 किलोमीटर चली, तो ये जो है ये इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, क्योंकि इसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज होता रह रहा है। स्पीड क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में तय की गई डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। मीन्स नहीं समझ में आया? चलिए बताते हैं। स्पीड यानी कि कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट और कितने टाइम में कर रहा है, बस इसी स्पीड कहते हैं। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एवरेज स्पीड मीन्स अगर जो टोटल जर्नी को काउंट कर लिया जाए तो उसको एवरेज स्पीड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस चली, फिर वो दूसरे से दूसरे प्लेस में चली, तो ऐसे करके उसकी जितनी भी स्टॉपेज थी उसका स्पीड कैलकुलेट करके और जितनी ज़्यादा वो स्टॉपेज रुकी है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा जितनी टाइम ली है टोटल टाइम अपने स्टॉपेज पे जाने में, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। इस एग्जांपल से समझिए, राम 120 किलोमीटर चला कितने घंटे में? 2 घंटे में, और 80 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया 2 घंटे में, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो पहले इसकी स्पीड निकालेंगे फिर इसकी नहीं, पहले हम दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे फिर दोनों टाइम को और फिर इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। इसका फॉर्मूला ही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि कोई भी पार्टिकुलर स्पेस पे, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ चल रहा है और हमें इस वाले प्लेस का फाइंड करना है, स्पीड निकालना है, ठीक है, तो हम इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका और ये आपका है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। ये यूनिफॉर्म मोशन का, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है कि उस वक्त कितनी स्पीड वो चल रही है, जो भी गाड़ी है या बस है वो उस वक्त कितनी स्पीड चल रही है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।